हेलो एवरीवन। प्लेनर ग्राफ्स पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बेसिक कांसेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। जहां पे मैंने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। और देखो, हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे ऑयलर फार्मूला फॉर कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ्स। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना भाई, ग्राफ हमारा कनेक्टेड होना चाहिए और साथ साथ प्लेनर होना चाहिए। तो उसके लिए ऑयलर ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट वाज r इज इक्वल टू e माइनस n प्लस 2। तो r is what number of regions, ये लिखो, मैंने लिखा भी हुआ है, number of regions will be equal to number of edges in the graph minus number of vertices in the graph plus 2। ठीक है, और प्लीज ध्यान रखना ये फॉर्मूला, देखो मैंने लिखा भी है, इट इज ट्रू फॉर एनी कनेक्टेड ग्राफ। कोई भी कनेक्टेड, थोड़ा अच्छे से साथ साथ लिखना चाहिए, प्लेनर है ना, एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ कोई भी हो सकता है, वो चाहे सिंपल हो, चाहे मल्टी ग्राफ हो, चाहे वो सूडो ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, सबके लिए चलेगा। ठीक है जी, तो मैं इस फॉर्मूले को पहले वेरीफाई करवाता हूं आपको कि ये सब क्या है। रीजन वगैरह आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या है एग्जैक्टली रीजन का मीनिंग एंड सो ऑन, तो वो सब पहले मैं आपको क्लियर करता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, चलो देखो भाई, वेरिफिकेशन के लिए हम चेक करते हैं। देखो भाई, पहला मैं ये देखो, रीजन मतलब एक क्लोज रीजन है ना, एक फेस समझ लो, फेस बोलो रीजन बोलो सब एक ही बात है। ठीक है, चाहे आप बोलो फेस चाहे आप बोलो रीजन, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, हाँ जी, तो ये एक फेस नजर आ रहा है ना भाई, तो दिस विल बी योर रीजन नंबर 1, दिस विल बी रीजन नंबर 2, दिस विल बी रीजन नंबर 3, दिस विल बी रीजन नंबर 4, और ये जो पूरा बाहर है ये होगा जी रीजन नंबर 5। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना है, पूरा आउटसाइड जो रीजन है उसको हम एक मान के चलेंगे कि रीजन, दैट इज ओपन रीजन, बाकी सारे सारे क्लोज्ड रीजन्स हैं। तो टोटल 5 रीजन्स हैं अभी इस ग्राफ के अंदर। ठीक है जी, तो अब रीजन्स हमारे पास कितने हैं जी, 5 हैं। तो नंबर ऑफ एजेस देखना जरा, इसमें कितनी है एजेस, देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 एजेस हैं। और वर्टिसेस देखना भाई कितने इसके अंदर, वर्टिसेस देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 एंड 10, 10 वर्टिसेस है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब चेक करना जी, देखो वेरीफाई करो फटाफट से, r इज इक्वल टू e माइनस n प्लस 2। तो 5 इज इक्वल टू 5, एजेस कितनी है जी 13, वर्टिसेस कितने हैं जी 10 प्लस 2। तो 10 13 माइनस 10 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल फर्स्ट क्लास वेरीफाई हो गया फॉर्मूला हमारे पास। यहाँ पे भी वेरीफाई करो, देखो रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और ये बाहर वाला रीजन नंबर 3। तो यहाँ जरा फटाफट से चेक करो, है ना, तो नंबर ऑफ रीजन कितने हैं जी 3 हैं। अच्छा जी, क्योंकि एक ओपन है और बाकी 2 क्लोज है। खैर ओपन क्लोज हमारा मतलब नहीं है। एक बात प्लीज ये ध्यान रखना, बाहर वाला जो पूरा रीजन होता है उसको हम एक रीजन मान के चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपन रीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीजन 3 है हमारे पास। अच्छा, एजेस देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 है ना, एक बार चेक कर लो भाई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है जी, तो एजेस होगी है जी 3, सॉरी एजेस होगी है जी 7। वर्टिसेस बताओ भाई कितने हुए हैं, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 8 है, सॉरी 8 एजेस है भाई हमारे पास। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एजेस आर 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है जी, एजेस 8 है। अच्छा जी, वर्टिसेस देखो भाई, एन की वैल्यू चेक करो फटाफट से, एन कितने हैं भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है जी, तो अब चेक करो फटाफट फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ रीजन कितने हैं अभी 3 हैं। तो चलो एक बार लिख दूं फॉर्मूला, क्योंकि नया नया फॉर्मूला है ना, आपको शायद कंफ्यूजन आ रही हो। नंबर ऑफ रीजन कितने होते हैं जी भी, देखो मैं बार बार लिख रहा हूं, मेरे को तो याद है, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो प्लीज आप भी लिखो, जब आप वेरिफिकेशन करो तो फॉर्मूला लिखो, जितना लिखोगे उतना जल्दी चीजें याद होंगी। ठीक है जी, तो रीजन कितने निकालने हैं भाई, मैंने 3 निकाले हैं। यहाँ पे गिने मैंने। एजेस देख लो भाई 8 है, वर्टिसेस देख लो भाई 7 है, तो 8 माइनस 7 प्लस 2, देखो फर्स्ट क्लास हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। वेरीफाई हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा ये एक मतलब है क्यों ट्रू, व्हाई इट इज ऑलवेज ट्रू। उसका रीजन का मैं आपको आंसर करता हूं, ऐसा क्यों ट्रू है हमेशा। एक बार पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं प्रूफ में जा रहा हूं। ठीक है जी, अब देखो मैं प्रॉपर प्रूफ में जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। मैं आपको इंट्यूटिव प्रूफ दूंगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई, आइडिया होना चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है ना, मतलब बिल्कुल प्रॉपर मैथमेटिक्स में घुसेंगे तो टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड रियली वो इतना गेट के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन से, इन सब चीजों से इसका प्रूफ आता है। आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो कि ऑयलर फार्मूला फॉर कनेक्टेड ग्राफ, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे और दुनिया भर के प्रूफ भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा कि हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो ग्राफ है ना भाई, वो कनेक्टेड है। ठीक है, और ये प्रूफ क्यों दे रहा हूं मैं, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और समझ में आए और माइंड थोड़ा सा वाइड ओपन अप हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है जी, प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ में जाओगे तो रियली में टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं है ना। और वही बात मैंने बोल भी दिया है कि ज्यादा इंटरेस्टेड है, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, और नरसिंह देव की किताब में बड़े अच्छे से प्रूफ दे रखे हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो पहली बात तो हमारे को ध्यान रखना है कि ग्राफ हमारा कनेक्टेड है।
तो अब यहीं पे मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, वैसे मैंने सारा क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, कनेक्टेड ग्राफ को मेरा वीडियो देखना, मैंने वहां सारा समझा रखा है, बट स्टिल मैं आपसे फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि आप रिवाइज कर सको। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है जी, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन कनेक्टेड ग्राफ, इन कनेक्टेड ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस, ठीक है जी, रफली मैंने लिखा है। हाँ जी, तो बताओ भाई कितनी एजेस होनी चाहिए कनेक्टेड ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस में? आपको याद आ रहा होगा भाई n-1 एजेस होनी चाहिए। n-1 एजेस से कम अगर आपने काम किया तो ग्राफ भैया कनेक्टेड नहीं होगा, इस बात की कंफर्मेशन है। जैसे सपोज कर लो मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं, तो कम से कम मेरे को 3 एजेस तो चाहिए ना भाई, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दिस ग्राफ, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, शायद वो मैंने आपको कनेक्टेड ग्राफ में पढ़ाया नहीं था, तो मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन कनेक्टेड, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस needed to ensure that graph is connected of ऑर्डर n, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस n है। यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया एंश्योर, ये थोड़ी सी दिमाग में आपकी टेंशन पैदा कर सकता है। एंश्योर मतलब मेरे को इस बात की गारंटी करनी है। अब एक बात ये सोचो, देखो आप उल्टा चलना चाहते तो आप ऐसे भी तो बोल सकते थे, 4 वर्टिसेस हैं तो आपने बोला कि 3 एजेस से हमारा काम बन जाएगा, कनेक्टेड तो हम कह पाएंगे, है ना। मिनिमम कितनी चीजें 3 चाहिए थी, ठीक है जी। तो इसने एंश्योर वगैरह कुछ नहीं कहा था, सिंपल क्वेश्चन पूछा था तो आपको समझ में आता है 3 से हमारा काम हो जाएगा। बट अगर आप उल्टा सोचोगे तो आप कहोगे कि सर ये 3 एजेस बोलिए ना, लो मैं 3 ऐसे बना देता हूँ, वो तो कनेक्टेड नहीं हुआ, समझ लो, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। और सारी कहानी प्लीज ये ध्यान रखना भी हम सिंपल ग्राफ कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सिंपल ग्राफ के लिए दे रहा हूँ, मल्टी ग्राफ सूडो ग्राफ के लिए नहीं दे रहा, फिर उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस टू एंश्योर दैट ग्राफ इज कनेक्टेड ऑफ ऑर्डर n, ब्रैकेट में लिख लेना सिंपल ग्राफ, ठीक है, सिंपल ग्राफ, ठीक है। क्योंकि वही बात है, अगर आप मल्टीग्राफ बोलते हो तो फिर मैं तो जितनी एजेस बोलोगे सारी की सारी यहीं ड्रॉ करते ही चला जाऊंगा, तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, मैं एनश्योरिटी या गारंटी तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ टाइम। इसलिए फिर मैंने आपको बोला कि हम रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे सिंपल ग्राफ तक, ठीक है जी। तो 3 में तो बात नहीं बनी। अच्छा, तो अब अगर मैंने एक एज और डाली तो कन्फर्म है ग्राफ मेरा कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और चाहता हूं कि आपको मैं समझा सकूं। ये देखो भाई 5 एजेस हैं, अगर तो सॉरी 5 वर्टिसेस हैं, तो मैं क्या कहूंगा जी, आपको 4 एजेस चाहिए थी तो कनेक्टेड हो जाता, है ना। लेकिन गारंटी नहीं है 4 एजेस से, कैसे? ये देखो भाई 4 यहीं घुमा लेना ना, अच्छा 5वीं आ जाएगी तो यहीं घुमा देना, 5वीं भी यहीं घुमा देना, छठी ये यहीं घुमा देना, 7वीं अब आप बोलोगे क्योंकि सिंपल ग्राफ है तो फिर 7वीं डालते ही हमारा ग्राफ कनेक्टेड हो जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। n-1 वर्टिसेस को लेना, जैसे 5 वर्टिसेस थे तो 4 लेना, n-1 वर्टिसेस को लेकर के उसका एक कंप्लीट ग्राफ बनाना। n-1 वर्टिसेस से कंप्लीट ग्राफ बनाओगे तो उसमें कितनी एजेस होंगी? n-1 C2 एजेस होंगी, ठीक है। और उसके बाद अब एक एज आपने वो डाले तो ग्राफ हमारा कनेक्टेड हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, अगर आपको कहा जाए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नीडेड टू एंश्योर दैट ग्राफ इज कनेक्टेड ऑफ ऑर्डर n, और आपको कह रखा है सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन है, तो n-1 C2 + 1, दिस इज माय फाइनल आंसर। प्लीज इस बात पे तारे बना लो, अभी तक आए नहीं है गेट एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, n-1 C2 + 1 आएगा इसका आंसर। और कैसे निकाला है वो भी आई थिंक आप को समझ में आ चुका होगा। n वर्टिसेस थे तो n-1 का कंप्लीट ग्राफ बना लेना, सारी एजेस वहीं खर्च कर लेना। अब एक भी एज आपने फालतू बनाई तो कंफर्म है ग्राफ हमारा कनेक्टेड हो जाएगा। तो आप आई थिंक समझ चुके होंगे, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो मेन बात समझ में आ गई सबको, ठीक है जी। तो खैर ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, बट वही बात है, मेरे मन में क्वेश्चन आ गया तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब आप अपने मेन पॉइंट पे, हमारे को क्या कहना है कि हम कनेक्टेड ग्राफ की कहानी कर रहे हैं, है ना। और वो चाहे सिंपल हो, चाहे मल्टी हो, चाहे सूडो, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कनेक्टेड ग्राफ की कहानी कर रहे हैं। तो सिंपल बात है भाई, अगर कनेक्टेड ग्राफ की कहानी कर रहे हो, n वर्टिसेस लेके चलोगे तो n-1 एजेस तो चाहिए ही चाहिए, तब हम कह पाएंगे वो कनेक्टेड है। और इसमें जरा रीजन देखना कितने हैं, ठीक है। मैं अब नीचे आता हूँ, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं नीचे आकर के ढंग से समझाता हूँ आपको चीजें, ठीक है। ऐसे सारा काम मैसी होगा तो मैं मैसी नहीं करूंगा, इसको नोट डाउन कर लो भाई, कर लिया। चलो अब आओ नीचे, अब देखो 4 वर्टिसेस थे मेरे पास, तो 3 एजेस डालूंगा तो मैं बोल दूंगा ना कि मेरा ग्राफ कनेक्टेड हो चुका है। तो अब रीजन देखना जरा इसमें कितने हैं भाई। आप बोलोगे कि सर रीजन तो इसमें एक ही है, क्यों? क्योंकि सारा ही खुला है भाई, है ना, क्लोज तो कहीं हुआ ही नहीं है। तो इस ग्राफ के अंदर रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है, R1 इज द रीजन, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओनली वन रीजन। हमारे पास इस एक से ज्यादा रीजन बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप समझ पा रहे हो खुला है, ये बंद नहीं हुआ, साइकिल नहीं बनी। साइकिल बनती तभी तो मैं कह पाता ना, बट साइकिल बनेगी नहीं क्योंकि n-1 वर्टिसेस आप n-1 एजेस लेके चल रहे हो n वर्टिसेस के साथ। थोड़ा और टेक्निकली बोलूं तो अगर हमारे पास n वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस हैं और n-1 एजेस हैं, और साथ साथ मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो कनेक्टेड ग्राफ है,
तब मैं उसको बोलता हूं ट्री। ये आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्री का है, मैं वहां सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्री इज मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। मिनिमली कनेक्टेड मतलब सिर्फ उतनी एजेस जिससे कनेक्शन बन सके, मतलब यू कैन से हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पास जा सके, सिर्फ उतनी एजेस ही है, उससे ज्यादा एजेस मत जोड़ना। तो ये बात है n-1 एजेस मैं लगाऊंगा, n वर्टिसेस होंगे, n-1 एजेस होंगे और साथ साथ कनेक्टेड होगा, तब वो ट्री बनेगा। ठीक है, नहीं तो अब देखो वही बात है, 4 के साथ ये देखो भाई, अगर ये देखो 4 वर्टिसेस 3 एजेस जोड़ के मैं ये भी तो ग्राफ बना सकता हूं, पर ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये ट्री नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक ये बातें मैंने ज्यादा करनी है ट्री में, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, तो n वर्टिसेस n-1 एजेस और कनेक्टेड की कहानी करें तो हमारे पास ट्री आता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूं, हर एक ट्री में एक रीजन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो ओपन रहेगा हमेशा, क्लोज कभी हो ही नहीं पाएगा, साइकिल कभी बन ही नहीं पाएगी। जब साइकिल बनेगी, क्लोज आएगा, तभी तो रीजन फालतू आएंगे, तो एक ही रीजन आएगा, आप समझ पा रहे होगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, इन एवरी ट्री, थोड़ा अलग पेन से लिख दूं ताकि थोड़ा सा ढंग से समझ में आ जाए आप लोगों को। इन एवरी ट्री ओनली वन रीजन, ठीक है, एंड दैट इज ओपन। ठीक है, दैट इज ओपन। क्लोज वाला कोई कहानी बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि आप समझ पा रहे हो। जैसे ट्री आप ये देखो, जैसे आपको मैंने ये ट्री बना करके दिखाया था, तो आप जैसे कोई भी ट्री बना सकते हो। 4 वर्टिसेस थे हमारे पास, तो हम कुछ ऐसा ट्री भी बना सकते थे, है ना। तो ये हो गया रूटेड ट्री का एग्जांपल, है ना, और ये जो मैंने बना करके दिखाया ये नॉन रूटेड ट्री का एग्जांपल है। खैर, ट्री में सारी कहानी करनी है, पता नहीं मेरे मन में क्यों आ रही है, मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आपको वैसे पता भी होगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपने पढ़ा है, उसमें शब्द आपने देखा होगा। ठीक है जी, और ये जो ट्री होते हैं ना, सारे उल्टे ट्री होते हैं, है ना। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ाऊंगा मैं आपको। उल्टे क्यों होते हैं, क्योंकि रूट ऊपर है और ब्रांचेस नीचे हैं। जनरली ट्री में पेड़ देखा है आपने, पेड़ कैसा होता है भाई, जड़ें नीचे होती हैं और ब्रांचेस ऊपर होती है ना, लेकिन ये उल्टे होते हैं, यहाँ रूट ऊपर होती है, ब्रांचेस नीचे होती है, तो इसलिए हम इसको इन्वर्टेड ट्री कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हम हमेशा उल्टे ट्री ही पढ़ते हैं, सीधे ट्री नहीं पढ़ते। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, चलो खैर, मेन बात पे अपने आते हैं, ज्यादा भटकते नहीं है। हाँ जी, तो ये रूटेड नहीं है, बट ये रूटेड है। खैर, मेन बात जो समझने की है वो ये है कि कोई भी आप ट्री बनाओ, इन एवरी ट्री ओनली वन रीजन, दैट इज द ओपन रीजन। और ऐसा मैं कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि वही बात है, कनेक्टेड है, क्योंकि मैं हमेशा कनेक्टेड की कहानी कर रहा हूं। प्लीज ऊपर देख के आओ, बार बार कंफ्यूज मत हो जाना भाई, कनेक्टेड की कहानी हमारे को करनी है। ठीक है, हाँ जी, ऊपर मैं बोल के भी आया था, ऑयलर ग्राफ और कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ्स। ठीक है जी, ओके जी। तो अब मैं क्या कहूंगा कि हर एक ट्री में सिर्फ एक ही रीजन होता है, और इसका आप प्रूफ भी देख पा रहे होगे। देखो भाई, r इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस 2, ये हमने क्या रखा है, रीजन हमारे पास कितने होंगे, एजेस हैं n-1 और वर्टिसेस n है। n वर्टिसेस में एजेस n-1, ये आपको पता भी, ट्री की निशानी है, +2 आप करके देखो, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या निकलेगा जी, r इज इक्वल टू n-1 माइनस n प्लस 2। लो जी, ये कैंसल आउट, तो r विल बी इक्वल टू 1। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रूफ भी मिल गया कि सिर्फ एक ही रीजन होगा। मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ रही है ये चीज, है ना, मतलब ऑयलर फार्मूला के हिसाब से मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दिया। ठीक है जी, तो खैर ठीक है, हमारे को तो ये फार्मूला ड्राइव करना है, बट मैंने आपको वेरीफाई करा करके दिखा दिया कि ट्री में सिर्फ एक ही रीजन बनेगा। और ऑयलर हमने ये चीज बोली है, और ऑयलर फार्मूले ने भी यही चीज बोली है। ठीक है, हमने ये चीज कैसे बोली थी, देख के नजर आ रहा था, हमारे को आंखों से नजर आ रहा था कि एक ही रीजन है और कोई इससे फालतू रीजन है ही नहीं, है ना। और ऑयलर फार्मूले ने भी आपको यही बात बोली है कि एक ही होगा। ठीक है जी, तो मेन बात आपको समझ आ चुकी है, ट्री में सिर्फ एक रीजन होगा। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा। जैसे 4 वर्टिसेस ही हम लोग लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग पेन ले लेता हूं मैं। हाँ जी, ये देखो जी, 4 वर्टिसेस में ले लेता हूं, तो ये देखो भाई, मैंने ये यहां तक रखा तो एक ही रीजन आया। ठीक है, अब हर एक ट्री में हम समझ चुके एक रीजन होगा, है ना। तो अब अगर मैंने एक एज फालतू बनाई तो रीजन एक फालतू बन जाएगा। कैसे, ये देखो, ये रीजन R1 हो जाएगा, ये रीजन R2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एज मैंने और फालतू बनाई, तो ये देखो, जैसे मैंने सपोज कर लो ये एक एज फालतू बनाई, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई R1 के 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ये R3 और ये R4, ऐसे ये टोटल हमारे पास 3 रीजन हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो, तो हर एक एज, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, हर एक एज, ठीक है, आप यहां से ऐसे मत बोल देना कि 4 बन जाएंगे इसको काट के, क्योंकि फिर वो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन नहीं है भाई। प्लेनर रिप्रेजेंटेशन की कहानी कर रहे हैं, तो ऐसे एज लेके आना। मैं एक बार फिर भी बोल देता हूं, एक बात यहां तक समझ में आई है, एक बार स्टेप बाय स्टेप नोट करो भैया, जल्दबाजी नहीं करनी हमारे को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इतना था, जैसे ही मैंने एक एज फालतू बनाई, तो अब 2 रीजन बन चुके हैं, ये अंदर वाला और एक ये बाहर वाला। ठीक है, एक एज मैंने फालतू बढ़ाई तो 2 रीजन बन चुके हैं, एक एज मैंने और फालतू बढ़ाई तो फिर ये जो अंदर वाला रीजन था ये 2 रीजन में बढ़ चुका है, तो 1, 2 और 3 रीजन हो चुके हैं मेरे पास। अब एक एज मैंने और फालतू बनाई, यहां पे प्लीज ऐसे मत कर देना, क्योंकि ये प्लेनर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपको बहुत टेंशन पैदा करेगा। ये काम तो करना नहीं है, प्लेनर की कहानी करनी है। तो एज आप फालतू बनाना चाहते हो तो यहां से लेके आओ उसको, तो फिर वही बात है, एक रीजन और बन चुका है, ये देख पा रहे होगे आप लोग, ये एक क्लोज रीजन और आ चुका है। ठीक है, हाँ जी, अब इसके ऊपर तो सिंपल ग्राफ रहेगा नहीं, बट मैंने आपको बताया था हर एक ग्राफ के लिए ये ट्रू है। तो आप
एक एज फालतू ये बना के देख लो, पैरेलल एज तो ये भी एक रीजन आया, एक और बना करके देख लो, देखो ये भी एक रीजन आया है ना, एक सेल्फ लूप बना के देख लो तो भी एक रीजन पैदा होगा। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, बियॉन्ड n-1 एजेस ईच एंड एवरी एज विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रीजन्स बाय 1। ये बात इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड n-1 एजेस, n क्या है भाई, नंबर ऑफ वर्टिसेस, n इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। बियॉन्ड n-1 एजेस each edge will increase the number of regions by 1, the number of regions by 1। बस अब देखो, अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ट्री के लिए मैंने आपको ये वेरीफाई करके दिखा दिया था। तो अब एक बार जरा ये समझो, r इज इक्वल टू ई, नीचे लिखता हूं मैं, नीचे लिखता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो ट्री के तो मैंने आपको वेरीफाई कराया था, और ये स्टेटमेंट भी आपको अब अच्छे से सब समझ में आ चुकी है कि बियॉन्ड n-1 एजेस ईच एज विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रीजन्स बाय 1, ठीक है। हर एक एज, जो भी आप एज डालोगे ना ग्राफ के अंदर, वो एक एक रीजन बढ़ाती चली जाएगी। बढ़ाती कैसे चली जाएगी, या तो नया नया क्लोज रीजन पैदा कर देगी, या फिर जो ऑलरेडी क्लोज रीजन होगा उसके वो दो टुकड़े करती चली जाएगी, जैसे आपने अभी देखा था। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और पैरेलल एज और सेल्फ लूप की तो कहानी करना ही मत, भूल के भी उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है हमारे को, क्योंकि हर एक पैरेलल एज एक एक रीजन बढ़ाएगी। ये आप आई थिंक अपने आप से सोच पा रहे होगे, है ना। ये देखो भाई, ये पैरेलल एज आपने जोड़ी थी तो एक रीजन बढ़ा था कि नहीं, ये क्लोज रीजन बढ़ा था कि नहीं, ये एक पैरेलल जोड़ी थी तो ये क्लोज रीजन बढ़ा था कि नहीं। तो हर एक पैरेलल एज ने एक एक क्लोज रीजन बढ़ाना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और सेल्फ लूप ने भी देखो भाई, ये क्लोज रीजन पैदा किया कि नहीं किया। तो सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस, इनकी तो टेंशन लेना नहीं मत सारी उम्र, क्योंकि इन्होंने तो एक एक रीजन बढ़ाना ही बढ़ाना है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी एक एक रीजन बढ़ेगा। और अगर ये सेल्फ लूप और पैरेलल एज, सेल्फ लूप या पैरेलल एज नहीं है, मतलब सिंपल ग्राफ की हम कहानी कर रहे होंगे, तो फिर वही बात है भाई, या तो हमारा क्लोज रीजन बढ़ता चला जाएगा, या फिर मतलब नंबर ऑफ क्लोज रीजन बढ़ते जाएंगे, या फिर एक क्लोज रीजन के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहूंगा कि कोई बात है, क्लोज रीजन बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक एज एक एक क्लोज रीजन बढ़ाते चले जाएगी। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने जितने आप समझ पा रहे होगे, इंट्यूशन से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। तो बियॉन्ड n-1 एजेस ईच एज विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रीजन्स बाय 1, ठीक है जी। और ट्री के लिए, ये देखो, ट्री के लिए मैं अभी आपको प्रूव करके आया हूं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि ढंग से आप कर पाओ काम। हाँ जी, ट्री के लिए, ठीक है जी, ट्री के लिए मैं अभी आपको प्रूव करके आया हूं, r इज इक्वल टू e-n+2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखो, वर्टिसेस हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। एजेस जैसे जैसे मैं एक एक एज बढ़ाता चला जाऊंगा, रीजन एक एक बढ़ता चला जा रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो रहा है भाई, ये फॉर्मूला हमारे पास ट्रू रह रहा है, बस दैट्स इट, ठीक है। और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इंट्यूशन से मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप यूट्यूब पे सर्च करो आपको मिल जाएगा, आप नरसिंह देव की किताब में देखो वहां मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा, और बट वो इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन से हम उसको प्रूव करते हैं, एंड्स ऑन बेस केस हमारा लेके चलेंगे कि एक ही वर्टेक्स का ग्राफ है, एंड्स ऑन। प्लीज मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, टाइम वेस्टर कुछ नहीं, ठीक है। रियली वो रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड होता तो मैं जरूर बताता। गेट का सिलेबस एक बार मेरे पे प्रेशर है अभी गेट का सिलेबस कंप्लीट कराने का, तो एक बार कंप्लीट करा दूं, उसके बाद हर एक बात का फॉर्मल प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है, मेरे को तो मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है, और आपको मजा आता है मेरे से सुनने में, तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा सारी चीजें। बट एक बार गेट का एग्जाम तो दे लो ना भाई, है ना। गेट एग्जाम तक ये अब यहाँ पे फालतू टाइम पास करूंगा तो फिर सिलेबस रह जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो समय को मतलब ध्यान में रखते हुए मैं नहीं जाऊंगा अभी फॉर्मल प्रूफ में, ठीक है। चलो ठीक है जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है जी। और जिस तरीके से मैं बताता हूँ ना भाई, ये ऐसे इंट्यूशन वाले प्रूफ कहीं नहीं मिलेंगे आपको, पूरा कहीं ढूंढ लेना। मैंने आपको शायद बताया भी था, एक स्टूडेंट ने मेरे को कहा था प्रूफ ए सर, प्रोफेसर की वजह प्रूफेसर, क्योंकि प्रूफ में बहुत अच्छे और इंट्यूशन वाले देता रहता हूँ। तो फिर अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे को ऐसा नाम दिया है तो फिर मेरे को जस्टिफिकेशन भी करनी पड़ेगी ना, तो वो जस्टिफिकेशन मैं करता रहता हूँ आपके साथ, बिल्कुल सिंपल इंट्यूशन वाली चीजें बताता रहता हूँ आपको, ठीक है जी। और चीजें भी खुद समझ में भी आती है, माइंड भी थोड़ा वाइड ओपन अप होता है आपका ये सब चीजें सुन के। चलो ठीक है जी, मेन बात आपको समझ में आ चुकी है ना। आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लेना, है ना। मैं आपको टाइम दे देता हूँ, कर लो भी नोट डाउन, ठीक है। यहाँ पे ये सब देख लेना आप लोग, है ना, ठीक है जी। तो अब डायरेक्टली हमने इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर लिया कि r इज इक्वल टू e-n+2 फॉर एवरी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। प्लीज ध्यान रखना, कनेक्टेड एज वेल एज प्लेनर, ठीक है जी। चलो कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ऑयलर फॉर्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कनेक्टेड वर्ड उड़ा दिया है प्लेनर ग्राफ के लिए, सिंपली मैं कह रहा हूं। और वही बात है, कैसा भी प्लेनर ग्राफ हो सकता है, सिंपल, मल्टी, सूडो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने यहाँ पे वैसे पीछे एक्सप्लेन कर भी दिया आपको, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, चाहे सूडो हो चाहे मल्टी हो, कैसा भी हो, क्योंकि पैरेलल एज ने तो टेंशन देनी नहीं है, हर एक पैरेलल एज ने एक एक रीजन बढ़ाना है, और सेल्फ लूप ने भी कोई टेंशन नहीं देनी, हर एक सेल्फ लूप ने एक एक रीजन बढ़ाना है, वही बात खत्म,
ठीक है, तो उनकी तो 1% भी मेरे को टेंशन नहीं थी। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही कहानी करेंगे। मल्टीग्राफ और सूडोग्राफ ने कोई टेंशन नहीं देनी, क्योंकि पैरेलल ने भी बढ़ाना है, सूडो ने भी बढ़ाना है, उसमें हमारे को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, तो अब इस फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव करें? ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? R इज इक्वल टू E माइनस एन प्लस के प्लस 1। तो R इज नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है, वही है एजेस, E वही है हमारे पास नंबर ऑफ एजेस, N वही है हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस, और K है जी नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, K शुड बी द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है जी, अच्छा जी, तो पहले तो ना मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि जब हम कनेक्टेड ग्राफ की कहानी कर रहे थे, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ की कहानी कर रहे थे, तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको पता भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू E माइनस एन प्लस 2 हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे K की वैल्यू 1 भर के मैं अपना आंसर जो पिछला प्रूव करके आया हूँ वहां तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लग रहा होगा, मैं एक बार बोल देता हूँ, है ना, आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए। ये देखो, ये जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था आपको, वो यहाँ से भी निकल के आ रहा है। तो मैं पहले यहाँ कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे आप नोट करके लिख सकते हो, फॉर कनेक्टेड ग्राफ K विल बी इक्वल टू 1, तो हेंस फॉर्मूला विल बिकम E माइनस एन प्लस 2, जो हम ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा वेरिफिकेशन हो रही है हमारी। तो ये जनरल फॉर्मूला है, प्लीज ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस था। तो प्रूफ हम पहले, जब इस फॉर्मूले का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो पहले इसको प्रूव करना होता है, इससे फिर हम लोग इसके प्रूफ पे आते हैं। मैं भी समझाऊंगा कैसे आते हैं, खैर अभी 2 मिनट रुको, मेन बात आपको समझ आ चुकी है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन वाला काम कर लो भाई। यही मैंने एक ही ग्राफ बनाया है, ध्यान से देख लो इसको, है ना, ये पूरा एक ही ग्राफ है, और वही बात है, इसमें अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये देखो भाई, इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट पर तो बात कर लो भाई, कितने भाई, 1 2 3 4 कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देखो मेरे। ठीक है जी, K इज इक्वल टू 4, कनेक्टेड कंपोनेंट्स 4 है हमारे पास। अच्छा जी, नंबर ऑफ एजेस बताओ भाई कितने, देखो 3 4 3 7 3 3 6 4 10, टोटल 10 हो चुकी है, 10 11 12 13 14 15 16 17 17 नंबर ऑफ एजेस 17 है। अच्छा जी, वर्टिसेस बोलो भाई, n बोलो भाई कितने हैं, n हमारे पास है जी, देखो 1 2 3 3 3 6 4 10 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ रीजन्स विल बी इक्वल टू E माइनस एन प्लस के प्लस 1। तो एजेस कितनी है जी, 17 है। अच्छा जी, और ये नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं जी, 16 है, प्लस कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं जी, 4 + 1, और रीजन्स देख लो भाई कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रीजन्स है। 6 के बराबर आना चाहिए, चेक करना फटाफट, आ रहा है बिल्कुल 6 के बराबर। 17 माइनस 16 कितना हो गया भाई, 1 1 जमा 4 जमा 1 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है जी, 6 और 6 बराबर आ रहा है, फर्स्ट क्लास हमारा काम बन रहा है। ठीक है जी, तो वेरिफिकेशन होगी, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस सब चीजों में। ठीक है, जो कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अच्छा, इसका प्रूफ कैसे करें, है ना, तो मैंने भी आपको समझाया था कि इसी प्रूफ से हम लोग इसके प्रूफ पे जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, देखो भाई, मैं सिंपल बात ऐसे बोलूंगा, यहीं से दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है जी, तो हर एक कनेक्टेड कंपोनेंट को आप एक सिंपल ग्राफ की तरह समझ सकते हैं ना भाई, और ग्राफ की तरह समझ सकते हैं तो वो उस ग्राफ पे ये फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो, हर एक सिंगल कंपोनेंट को आप एक कनेक्टेड ग्राफ की तरह ले सकते हैं। ठीक है, और उस पे ये फॉर्मूला चलेगा। बस अब मेरा काम खत्म है, तो मैं क्या बोलूंगा जी, तो R1 विल बी इक्वल टू E1 माइनस N1 प्लस 2। तो जो पहला कनेक्टेड कंपोनेंट था, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए मैंने ये कहानी कर दी। ठीक है जी, अच्छा जी, सेकंड कंपोनेंट के लिए मैं क्या बोलूंगा, R2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस N2 प्लस 2। अच्छा, ये ना +1 मैं कर लेता हूं, +2 नहीं करता, क्यों, क्योंकि ओपन रीजन को ना बार बार कैलकुलेट करते चले जाओगे। एक बार आराम से समझो, देखो जो ओपन रीजन है, अब अगर मैं खाली इसी पे चला दूं अपना फॉर्मूला, तो आप बोलोगे ये 2 रीजन मान लोगे ना, ये रीजन और एक ये रीजन, बट जो ओपन रीजन है वो एक ही बारी कैलकुलेट करना है, बार बार उसको अपने कैलकुलेशंस में नहीं लेके आना, या उसकी गिनती बार बार नहीं करनी, सिर्फ एक बार गिनती करनी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे ना आप फॉर्मूले में ओपन रीजन को मत लेके चलना। ओपन रीजन को नहीं लेके चलोगे तो फिर ये 1 हो जाएगा, बात समझ रहे हो, और यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ओपन रीजन को आपने कंसिडर नहीं किया। बात समझ रहे हो, दोबारा से बोलता हूं, जो पहला कनेक्टेड कंपोनेंट आपने पकड़ा है, ये देखो, ये कनेक्टेड कंपोनेंट पकड़ा था, तो इसमें रीजन आप 2 लेके आ जाओगे, अगर आपने +2 करके फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ पे भी 2 रीजन ले आओगे, यहाँ पे भी 2 रीजन ले आओगे, यहाँ पे भी 2 रीजन ले आओगे, तो आपने तो जो ओपन रीजन था उसको तो बार बार आपने गिनती में ले आए, बार बार थोड़ी लाना है गिनती में, तो इसलिए फिर आप क्लोज रीजन की कहानी करो सिर्फ। तो ऑब्वियसली बात है,
ओपन रीजन आप कम कर रहे हो तो -1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो R1 में ये चलेगा, R2 में भी ये चलेगा। ठीक है जी, थर्ड कंपोनेंट में क्या होगा जी, R3 विल बी इक्वल टू E3 माइनस N3 प्लस 1। ठीक है जी, डॉट 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 डॉट। तो अब फाइनली अगर हमारे पास के कंपोनेंट्स हैं तो RK विल बी इक्वल टू EK माइनस NK प्लस 1। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। बताओ भाई, इन सबको ऐड करके क्या निकलेगा? देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो पहले कंपोनेंट में कितने रीजन है मुझे नहीं पता, मैंने उसको R1 माना हुआ है, इसको R2 माना हुआ है, एंड सो ऑन। तो हम मान लेते हैं से R डैश आ गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रीजन आ गए हमारे पास R डैश। तो R1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, वो मुझे नहीं पता। जैसे सपोज कर लो हमने यहाँ पे ये देखो, इसमें हमारे पास दो रीजन थे, इस कनेक्टेड कंपोनेंट में दो रीजन थे, इसमें एक था, इसमें एक था, इसमें एक था, एंड सो ऑन। तो कितने भी हो सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। क्लोज रीजन की कहानी कर रहा हूँ, प्लीज बार बार मैं समझा रहा हूँ। ओपन रीजन तो एक अकेला है, उसको हमारे को कंसीडर नहीं करना। मैं क्लोज रीजन की कहानी कर रहा था आपके साथ। ठीक है जी, तो अब देखो, तो अब हम क्या कहेंगे, ठीक है जी, ये R डैश आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्लोज रीजन 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, इसमें भी कितने हो सकते हैं, इसमें भी कितने, एंड सो ऑन। तो वो सब मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने R डैश बोल दिया इसको। ठीक है जी, तो अब R डैश क्या आ चुका है, प्लीज ध्यान रखना। R डैश इज टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड रीजन्स इन द ग्राफ। क्लोज्ड रीजन्स इन ग्राफ। ठीक है, कितने क्लोज रीजन है वो हमारे पास R डैश आ चुका है। ठीक है जी, आप जरा मुझे समझाओ E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन अप टू EK, ये क्या होगा भाई? ठीक है, इसको ऐड करके जरा मेरे को समझाओ क्या निकलेगा। देखो आराम से आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। E1 E2 E3, ये देखो मैं ऐसे बोलता हूं आपको, ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट है ना, इसके अंदर मैंने माना हुआ है कि E1 एजेस है टोटल, इसमें 3 एजेस है नो डाउट, उसको मैंने E1 माना हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने E2 माना हुआ है, इसमें मैंने E3 माना हुआ है, इसमें मैंने E4 माना हुआ है, एंड सो ऑन। तो हर एक कंपोनेंट की एजेस को मैंने सम करके लिख रखा है। तो इस कंपोनेंट की एजेस का सम करके मैंने E1 बोल दिया, इस कंपोनेंट की एजेस का सम करके मैंने E2 बोल दिया, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो फाइनली अब आप समझ पा रहे होगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ये क्या देगा भाई? टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमने E मानी हुई है, तो हम मान लेते हैं E आ गया। ठीक है जी, माइनस सिमिलरली आप समझ पा रहे हो कि भाई ये वर्टिसेस बता रहा है, पहले कंपोनेंट में वर्टिसेस बता रहा है, दूसरे कंपोनेंट में एंड सो ऑन। तो टोटल को ऐड करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस आ जाएंगे गिवन ग्राफ में, और प्लस ये क्या भाई 1 प्लस 1 टोटल के कंपोनेंट्स मैंने माने हुए हैं, तो k टाइम्स 1 ऐड हुआ था, तो ये क्या क्या बन गया जी, k बन गया। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी, तो R डैश क्या भी प्लीज ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ क्लोज रीजन इन द ग्राफ। तो R डैश इज कमिंग आउट टू बी E माइनस N प्लस K। अब आपको तो क्लोज्ड भी और ओपन भी कंसीडर करना होता था। तो एक्चुअली टोटल रीजंस कितने रहेंगे ग्राफ के अंदर? नंबर ऑफ क्लोज्ड रीजंस प्लस 1। क्लोज्ड रीजन को मैंने R डैश माना हुआ है, प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ रीजंस विल बी R डैश प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये इक्वेशन बनी हुई थी, तो यहाँ पे भी प्लस 1 करना पड़ेगा। तो घुमा फिरा करके मैं क्या बोलूंगा जी, R विल बी इक्वल टू R डैश प्लस 1 था, तो R डैश की वैल्यू ये थी, तो प्लस 1 करोगे तो क्या बनेगा जी, E माइनस N प्लस K प्लस 1। दैट्स इट। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया जी एक्चुअल फॉर्मूले का। ठीक है जी, प्लीज को नोट डाउन करो, है ना। और यही हमारा फॉर्मूला था, आप ऊपर चेक करके आ सकते हो। ठीक है जी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। रियली प्रूफ इतना रिक्वायर्ड नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि गेट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया वहां पे शायद आप फंस ना जाओ, क्योंकि वाइड ओपन, मैं बार बार समझाता हूँ, जब हम प्रूफ करते हैं तो हमारा माइंड वाइड ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसका फायदा अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, जब आप गेट एग्जाम के क्वेश्चंस करोगे या गेट एग्जाम में बैठोगे तो आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं सोल्व कैसे कर लिया, पता नहीं मेरे को अप्रोच कैसे समझ में आ गई, है ना। तो वो अप्रोच कैसे समझ में आई, क्योंकि आप डीप में गए हुए हो, आपको चीजें आती है, तभी आप कर पाओगे। और वही बात है, सिंपल बात में इतनी भी कह के भाग सकता हूँ, ये प्रूफ इतना कॉमन नहीं है, आपको किसी बहुत कम किताबों में इसका प्रूफ मिलेगा। बट अप्रोच अगर आपको समझ में आ चुकी है तो इसका फायदा ये होगा, आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे होगे तो प्रोफेसर आपसे प्रूफ पूछेंगे 101% पूछेंगे। जब भी किसी भी आईआईटी के में आप इंटरव्यू दे रहे होगे, एमटेक के लिए या एमएस या एमटेक रिसर्च के लिए, कहीं कैसा भी इंटरव्यू दे रहे होगे, प्रोफेसर्स भाई प्रूफ के बिना हिलते नहीं है, वो मानेंगे ही नहीं किसी भी बात को। जिस भी बात को बोलेंगे कैन यू प्रूव इट, आप बोलोगे कि सर ऐसे ऐसे आ रहा है, सिंपल बात, आराम से प्यार से बोलेंगे कैन यू प्रूव इट, प्रूव करेगा तो बात ठीक है जी, नहीं प्रूव कर पाए तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना भाई, जो भी कोचिंग से पढ़ के बच्चे आएंगे ना, उनको बड़ी मुसीबत होती है इंटरव्यू क्रैक करने में। इंटरव्यू क्रैक ही नहीं होते उनसे, सारा कुछ तो रटे बैठे होते हैं, वो सारे शॉर्टकट्स याद होते हैं, ढंग से उनको कुछ आता ही नहीं है। प्रोफेसर बेसिक बात पूछेगा, वो आपको आएगी नहीं, तो फंस जाओगे। तो बेटर है इंटरव्यूज अगर ठीक तरीके से करने हैं और प्रोफेसर के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है और अच्छा एमटेक में आगे परफॉर्म करना है आईआईटीज में, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। मैं नहीं बता रहा आप कितने भी इतने प्रोफेसर के आप यू कैन से पोस्ट पढ़ सकते हो, और जितने भी बच्चे आईआईटीज के इंटरव्यू देते हैं आप उनकी पोस्ट पढ़ सकते हो। इंटरनेट पे तो भरी पड़ी इन्फॉर्मेशन, आप चेक करना, आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। हर जगह प्रूफ है, हर जगह प्रूफ है। आईआईटीज में आप घुसोगे ना भाई, एमटेक में आप जाओगे तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, हर चीज में कैन यू प्रूव इट, कैन यू प्रूव इट, प्रूव 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 ही चलता रहेगा वहां पे, और कुछ नहीं चलेगा।
और वो सब कैसे आएगा, मैथमेटिक्स से आएगा। माइंड वाइड ओपन अप अभी कर लो, बहुत आगे बहुत फायदे में रहोगे, नहीं तो परेशान होते रहोगे। ठीक है जी, चलो ठीक है, नोट डाउन कर लोगे। वैसे मैं बहुत बार बताता रहता हूँ आपको, ठीक है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, कोशिश करते हैं कि स्क्रीन पे आ जाए, आप फटाफट से नोट डाउन कर लेना चीजों को। ठीक है जी, चलो यहाँ से शुरू हो जाओ, फटाफट नोट डाउन करना शुरू करो। हाँ जी, तो ये छोटा सा जो बच गया था प्रूफ, ये भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो कर लिया होगा नोट डाउन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन भी आएंगे ना। ठीक है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं अब आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप प्लेनर ग्राफ विद ऑर्डर 10, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं जी, 10 है, साइज 15, तो आप समझ पा रहे होगे साइज मतलब नंबर ऑफ एजेस 15 है, कंपोनेंट्स k इज इक्वल टू 3 है, तो डिवाइड द प्लेन इनटू हाउ मेनी रीजन। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, तो r इज इक्वल टू e माइनस n प्लस k प्लस 1, सीधा फॉर्मूला लगाओ। अभी तो आपको बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन ये इमेजिन करो अगर क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको चीजों का प्रूफ आना चाहिए। कुछ भी याद नहीं आ रहा, अप्रोच कैसे करोगे, थोड़ा थोड़ा आपको याद आना चाहिए कि ई एन कंपोनेंट तो कोई ना कोई फॉर्मूला इस टाइप से यूज होगा। पर बिलीव में अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे, लगभग हर टेस्ट सीरीज में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको चाहते ना चाहते हुए अच्छे से रट जाएगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो। बस उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, डेट सेट, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, अब कर रहे हो तो मैं फटाफट से बता देता हूं आपको। एजेस कितनी है जी, 15, वर्टिसेस कितने हैं जी, 10, कंपोनेंट्स कितने बोले हैं जी, 3 बोले हैं। ठीक है जी, तो 3 जमा 1, सॉल्व कर लेना भाई, 5 3 8 और 1 9, तो नंबर ऑफ रीजन्स विल बी 9। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये 5 आ गया, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई इसको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ नहीं था इसमें। बड़े आगे ये एप्लीकेशन आ गई जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आ सकता था कि हाउ मेनी क्लोज रीजन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, कितने क्लोज रीजन है, तो आपने रीजन 9 निकाले हैं, तो एक ओपन रीजन है, बाकी तो सारे क्लोज्ड है, तो आप क्या बोलोगे जी, क्लोज रीजन विल बी व्हाट, क्लोज रीजन विल बी 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8, 8 इज द आंसर। ठीक है, 8 इज द आंसर। अच्छा, वैसे मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ क्लोज रीजन्स अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से थोड़ा सा लिंक करोगे, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग निकाला करते थे, है ना। अगर आपको याद हो तो फ्लो ग्राफ बनाया करते थे, फ्लो ग्राफ से देखा करते थे कितने रीजन्स हैं एंड सो ऑन, तो नंबर ऑफ क्लोज रीजन साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। तो वही कहानी हम यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जी साइक्लोमेटिक नंबर, ग्राफ थ्योरी में हम बोलते हैं साइक्लोमेटिक नंबर। ये एक्चुअली नलिटी भी होती है, तो सारी कहानी मैं खैर आगे स्पेलिंग ट्री में करूंगा, मेरे को बोलना नहीं था बट मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं आपको आगे वो सब कहानी करूंगा, अभी ज्यादा नहीं बोलता। अभी मैं सिंपल इतना कहकर भाग सकता हूँ। रफली आप सोच सकते हो प्लेनर ग्राफ में, ध्यान रखना, प्लेनर ग्राफ में नंबर ऑफ क्लोज रीजन्स साइक्लोमेटिक नंबर होता है। साइक्लोमेटिक नंबर को हम लोग नलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे की कहानी ये सब एग्जैक्टली क्या है एंड सो ऑन, वो स्पेनिंग ट्री के टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी ये अगर याद नहीं भी करना तो इसको मारो गोली, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं बोल गया हूं, नहीं तो मेरे को बोलना नहीं था ये सारा कुछ, आगे करूंगा बातें, अभी ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, चलो ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। बस क्लोज रीजन की कहानी करो, 8 आएगा, और जिसको थोड़ा सा वही बात है माइंड में आ रहा है कि सर बताओ बताओ बताओ, तो साइक्लोमेटिक नंबर कहा जाता है नंबर ऑफ क्लोज रीजन इन अ प्लेनर ग्राफ। ठीक है, चलो ठीक है जी, बस दैट्स ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसको नलिटी भी कहते हैं साइक्लोमेटिक नंबर को। साइक्लोमेटिक नंबर ग्राफ थ्योरी की टर्म है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इसको साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते थे। ठीक है ना, तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी कि ये एक मेजर था, मैट्रिक था, मैट्रिक मतलब क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए कि कितना कॉम्प्लेक्स है हमारा एल्गोरिथम, उसके लिए हम यूज करा करते थे। खैर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं आप क्यों घुसूं, पहले आया करती थी गेट में, अब तो नहीं आती, तो उसमें मैं पढ़ाई भी करता था, मैंने 4-5 साल पढ़ाई भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ठीक है, उसमें हम लोग बातें किया करते थे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की एंड सो ऑन। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म, साइक्लोमेट्रिक नंबर हमारी ग्राफ थ्योरी की टर्म है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं अब हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन लंबा है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में। एक्चुअली आज मैं सुबह सुबह उठते ही मैंने कुछ नहीं किया है, अभी तक मैं ब्रश भी नहीं किया है। मुझे था कि एक्चुअली मेरा प्लान था कि रात को एक वीडियो आपके लिए बना के सोऊंगा, लेकिन टाइम मैं नहीं निकाल पाया, थोड़ी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह सुबह उठते ही फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो अब मैं बस थोड़ा सा उठता हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होता हूँ, और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ जैसे मुझे टाइम लगेगा दिन में, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और बड़ा सा बनाऊंगा जिसमें मैं प्लेनर ग्राफ का टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।